गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम है, ध्यान से देखना, स्प्रिंग मास ऑसिलेशन। देखो, स्प्रिंग मास ऑसिलेशन क्या चीज है और क्या कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना। कहा यह जाता है कि मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से कोई मास अटैच्ड है और ये रखा हुआ है कहां पर, एक सरफेस पे। स्प्रिंग है, स्प्रिंग से मास अटैच्ड है और ये मास एक सरफेस पे है। मान लो आपने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया, खींच दिया। मान लो आपने इस स्प्रिंग को आगे खींच कर ले गए, और कितना खींच के ले गए, एक्स। मान लो कि इस स्प्रिंग को आपने इलोंगेट कर दिया, आगे खींच कर लेके चले गए, एक्स लेकर चले गए। एक्स इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो सोचो, या इसे कंप्रेस कर दिया, मीनिंग इज सेम, इलोंगेट कर दिया या कंप्रेस कर दिया। तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया था बहुत पहले लॉज ऑफ मोशन में, कि जब हम किसी भी स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन लाते हैं तो याद करो, उस स्प्रिंग पे एक फोर्स काम करता है, उसे स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो होगा क्या, जैसे आप इसे राइट साइड इलोंगेट करोगे तो पीछे की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स काम करे, और इस स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है माइनस के डैश एक्स। यहां मैं के को के डैश ले रहा हूं, वजह बताऊंगा। के डैश इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। ये एक फोर्स होता है जो स्प्रिंग पे काम करता है, जो स्प्रिंग को वापस अपनी जगह पे लाता है। और एसएचएम में हमें वही फोर्स चाहिए जो उसको वापस लाए। तो यहां साफ दिख गया, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, जो स्प्रिंग को मास को वापस लाएगा, वो हमें मिल गया। वो कोई दूसरा फोर्स नहीं है, वो आपका कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। जैसे सिंपल पेंडुलम में याद करो, mg sin थीटा वापस लाता था, तो यहां पे कौन सा फोर्स वापस लाएगा, कौन रीस्टोरिंग फोर्स होगा, कौन उसे वापस अपनी तरफ लाएगा, स्प्रिंग फोर्स लाएगा, स्प्रिंग फोर्स लाएगा। तो अब हम इक्वेट कर सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स एसएचएम में क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो। रीस्टोरिंग फोर्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसमें क्या होता है, यू नो वेरी वेल, माइनस के इंटू एक्स। और यहां पे वो रीस्टोरिंग फोर्स है कौन, माइनस के डैश इंटू एक्स। एक्स एक्स कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू आ गया के डैश। यस, यानी कि जो फोर्स कांस्टेंट है वो स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत सिंपल। अब बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, यू नो वेरी वेल, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। हर ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड यही होता है, 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन फोर्स कांस्टेंट। अब ये जो फोर्स कांस्टेंट है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, के डैश। तो टी इज इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के डैश। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग। सेम फॉर्मूला है, बस के की जगह पे के डैश आ गया, बस फोर्स कांस्टेंट की जगह पे स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, बस। और कोई भी चेंज नहीं है बेटा। दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ अ मास ज्वाइंट विद, कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग। कुछ भी नहीं था, वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं इस टॉपिक को अच्छे से समझा चुका हूं, और जरूरी नहीं कि ये इलोंगेशन हो, ये कंप्रेशन में भी हो सकता है। ये अगर आप इसे कंप्रेस करके छोड़ दोगे तब भी होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, टाइम पीरियड का। अब बच्चे, यहां पर जब मैंने फिनिश कर दिया है, तो अब मैं कुछ आपको स्पेशल केस बताऊंगा। वो स्पेशल केस ध्यान से समझिएगा। अब मान लो मैं दो स्प्रिंग लूं। अब आप समझो मेरी बात को। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास, ध्यान से देखना, एक स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग और एक मास।
अब क्या कॉन्सेप्ट है कि अब आपके पास एक स्प्रिंग नहीं, दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और ये हो गया मास M। अब क्या है, अब एक मास, लेकिन अब दो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। मेरी बात को समझो, मास एक है बट अब स्प्रिंग दो है, और यहां पर ये जो K1 है और जो K2 है वो दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं कि अब आपके पास एक स्प्रिंग नहीं, दो स्प्रिंग है और दोनों का अपना अपना स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, और इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं, ध्यान से सुन लेना बेटा, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन? क्योंकि यहां पे दोनों जो स्प्रिंग है वो आपस में पैरेलल है। तो ये भी ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं पेपर में कि अब मास एक है और स्प्रिंग दो है और दोनों स्प्रिंग एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। तो एक बात सोचो, ब्रेन लगाओ, यहां पर ऑसिलेशन होने के लिए मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यहां पे ऑसिलेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों में बराबर इलोंगेशन हो या दोनों में बराबर कंप्रेशन हो। क्यों? अगर एक में ज्यादा इलोंगेशन हो गया, एक स्प्रिंग हार्ड हो गई और एक स्प्रिंग सॉफ्ट है, एक में ज्यादा इलोंगेशन हो गया, एक में कम इलोंगेशन, आपने खींचा या कंप्रेस किया, एक में ज्यादा इलोंगेशन हो गया, या एक में इलोंगेशन की बात कर रहे हैं, मान लो इधर खींच के ले जा रहे हैं, इलोंगेशन की बात करो, एक में ज्यादा इलोंगेशन हो गया, एक में कम इलोंगेशन हो गया, ऑसिलेशन संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मास तो ऐसे हवा में टेढ़ा हो जाएगा। तो यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात को ध्यान रखना, यहां पे जो x होना चाहिए, जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जो इलोंगेशन होना चाहिए, या कंप्रेस कर रहे हैं तो जो कंप्रेशन होना चाहिए, वो दोनों में सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, सेम होना चाहिए। तो जब ये x सेम होगा तो दोनों पे जो स्प्रिंग फोर्स, F स्प्रिंग फोर्स, ये कौन सा फोर्स है बेटा? स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, जो से वापस लाएगा। तो ये जो होगा फिर ये डिफरेंट हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे डिफरेंट हो जाएगा? क्या कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट हो जाएगा? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल डिफरेंट होगा। बोलोगे सर कैसे डिफरेंट होगा, ये तो समझाओ। इस तरह डिफरेंट होगा कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है जो वापस लाता है? माइनस kx, तो पहले का माइनस k1x, दूसरे पे लगेगा माइनस k2x। आप खुद ही बताओ, दोनों में x सेम होगा, दोनों में इलोंगेशन अगर कर रहे हैं तो सेम होगा। अब x सेम है और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का अलग अलग है, तो ये पूरी वैल्यू दोनों की अलग आ जाएगी ना। अरे भैया x सेम है और k अलग अलग है, तो फोर्स भी तो अलग अलग हो जाएगा। सोचने वाली बात है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? माइनस k और x दोनों पे डिपेंड करता है, k पर भी और x पे भी। x दोनों में सेम होना चाहिए और k दोनों का अलग अलग है, तो अब ऐसी बात है फोर्स भी जो लगेगा, स्प्रिंग फोर्स दोनों पे अलग अलग लगेगा। इस बात का ध्यान रखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑसिलेशन होने के लिए दोनों में इलोंगेशन या कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेशन जो भी कर रहे हैं वो सेम होगा 100%, तभी ऑसिलेशन होगा। और जब x सेम होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स जो स्ट्रेचिंग कराने वाला स्प्रिंग फोर्स है वो फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि k अलग अलग है और ये फोर्स बनता है स्प्रिंग फोर्स k और x को मल्टीप्लाई करने पे। x सेम है, k अलग अलग है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स भी अलग अलग हो जाएगा। तो अब बताओ, तो टोटल स्प्रिंग फोर्स कितना काम किया? टोटल स्प्रिंग फोर्स F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। ऑब्वियसली अब इसको जरा जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल यही होगा F नेट। अब जब ये होगा तो अब आप मुझे एक बात का जवाब दो, इन SHM। अब आ जाओ सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स आप जानते हो, जो रीस्टोरिंग फोर्स हम कहते हैं वो क्या होता है बेटा? ये भी हमने पढ़ाया था आपको, माइनस kx। तो इक्वेट कर दो, कौन है रीस्टोरिंग फोर्स? अभी पता है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, स्प्रिंग फोर्स। अब यहाँ पे नेट स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि दो पे काम कर रहा है, तो क्या करेंगे अगले स्टेप में? तो माइनस kx इक्वल टू माइनस k1 प्लस k2 इंटू एक्स। बस माइनस माइनस कट गया, x कट गया, यानी ये जो k निकल के आ गया बेटा k1 प्लस k2। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि जब दो स्प्रिंग आपस में क्या होते हैं बच्चे? जब दो स्प्रिंग आपस में पैरेलल में होते हैं तो एक नया जो सिस्टम का एक दोनों का अपना अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो मेन जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा या जो SHM में जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो k1 प्लस k2 होगा। क्या आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला? आप क्या जानते हो टाइम पीरियड का फॉर्मूला? 2 पाई अंडर रूट m बाई k। अब k के यहाँ पे क्या आ जाएगा? k1 प्लस k2
This is the time period of mass attached with the two spring and the both spring are in parallel. अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अच्छे बच्चे, तो टाइम पीरियड ऐसे निकलता है 2π√m/k1 + k2. अब बोलोगे सर जरा इस पे एक एग्जांपल करा दो, जरा मैं इस पे एक एग्जांपल आप पे ठोक देता हूं भैया. देखिएगा, एक स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग, तीसरा स्प्रिंग, ये मैंने दे दिया आपको 3 स्प्रिंग और एक मास. अब मैं आपको बता दूं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका 2K, इसका 3K. बस फिनिश. सवाल एग्जाम में आया, आपके पास 3 स्प्रिंग हैं, तीनों स्प्रिंग पैरेलल में हैं और एक मास है जो ऑसिलेट कर रहा है. तो बोलोगे सर साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्लियर आंखों से दिख रहा है कि सर ये तीनों पैरेलल में हैं, तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? तो बोलोगे सर ये बहुत सिंपल सा बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? सबसे पहले तो हम टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले टोटल K निकालेंगे, और आपने पढ़ाया था पैरेलल में क्या होता है, K1 + K2 + K3. यानी K आ गया सर, K1 कितना सर, K, दूसरा 2K, तीसरा 3K, टोटल आ गया सर कितना, K + 2K + 3K. तो इसको आप क्या कहोगे, ये जो K आ रहा है इसे क्या कहोगे, K इक्विवेलेंट कह सकते हो. वरना मैं बताऊं क्या पंगा होगा, अगर K लिख के छोड़ दोगे तो इधर भी K ही आ रहा है, तो K = K, ये क्या बात हो गई, इसे K इक्विवेलेंट कह दो. इक्विवेलेंट का मतलब टोटल कह दो, दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट का टोटल इक्विवेलेंट कांस्टेंट. चलो क्या आ गया K इक्विवेलेंट बेटा बताइए, K + 2K + 3K, आंसर आ गया 6K. ये इतना नहीं करना चाहते, इक्विवेलेंट सेकंड नहीं पढ़े, हटाओ इसको. एक और तरीका बता देता हूं मैं, इक्विवेलेंट का ड्रामा हटाओ, ये सब फालतू की बातें. आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो. बोलोगे सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था 2π√m/K1 + K2. अब यहाँ पे 3 है तो K1 भी, K2 भी, K3 भी, तो कितना हो गया सर, K + 2K + 3K. आंसर आ गया सर T = 2π√m/6K. कहानी खत्म, m/6K. जस्ट सिंपल, एकदम सिंपल. तो ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग. 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप फाइंड कर सकते हो, कोई भी टफ पॉइंट नहीं. अब यहां पर हम बात करेंगे, ध्यान से देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा सेकेंड कॉम्बिनेशन, जिसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन. इसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन. अब हम बात करते हैं कि मान लो, लेट्स कंसीडर कि आपके पास, ध्यान से देखना, एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है, 2 स्प्रिंग हो गया, और दोनों स्प्रिंग एक मास से अटैच्ड हैं. देखो ध्यान से, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, ये मास M है. इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां दोनों स्प्रिंग आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं. ध्यान से सुनो, सीरीज में जुड़े हुए हैं. अब यहां किसी ने कहा कि अब आप बताएं क्या होगा टाइम पीरियड, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, क्या होगा टाइम पीरियड, निकालो. तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप इसको मान लो खींच कर ले जाओगे, तो यहां पर जो भी आपने फोर्स से खींचा, चलो भाई तुझे खींचते हैं और छोड़ते हैं तभी तो तू ऑसिलेट करेगा, ऐसे तो करेगा नहीं. तो मान लो यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पे जो x होगा वो सेम नहीं होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. उल्टी बात है, उल्टी बात है, पैरेलल से उल्टी बात है. पैरेलल वाले में दोनों इलोंगेशन और होना चाहिए सेम, तभी ऑसिलेशन होगा, अदरवाइज ऑसिलेशन नहीं होगा. यहाँ पे x जरूरी नहीं है कि सेम हो. ऐसा नहीं है कि अगर आपने खींचा तो दोनों स्प्रिंग में बराबर इलोंगेशन हो, अलग ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग हो सकता है. बट यहां पे ऑसिलेशन होने के लिए जो स्प्रिंग फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. उल्टा है. मान लो टोटल आपने 5 सेंटीमीटर खींचा, तो ये जरूरी नहीं है कि ये भी 2.5 सेंटीमीटर और ये भी 2.5 सेंटीमीटर हो. ये भी हो सकता है कि 3 और 2 हो. 5 आया, 5 खींचा, इधर आया, फिर 5 गया, तभी तो दोनों, जैसे मान लो खींच के छोड़ दिया आपने, 5 सेंटीमीटर खींचा तो वापस आया, इधर भी 5 जाना है, फिर आना है, इधर भी 5 जाना है, तभी तो ऑसिलेशन माना जाएगा. दोनों तरफ एम्पलीट्यूड सेम होगा. टोटल एक होना चाहिए, लेकिन हाँ इंडिविजुअल जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर बराबर इलोंगेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन पैरेलल में जरूरी है. पैरेलल में अगर मान लो खींच के छोड़ दोगे, एक में ज्यादा एक में कम, तो पॉसिबल ही नहीं ऑसिलेशन होगा.
लेकिन सीरीज में ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में बराबर बराबर इलोंगेशन हो। मान लो टोटल मिला के आपने खींच दिया 8 सेंटीमीटर, तो हो सकता है एक 6 सेंटीमीटर खींच गया हो, एक 2 सेंटीमीटर खींच गया हो, बट टोटल 8 है तो इधर भी टोटल 8 ही जाना है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन इंडिविजुअल सेम हो वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो इलोंगेशन होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे ऑसिलेशन होने के लिए जो फोर्स होगा वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि इधर अगर जा रहा है तो इधर लाने वाला फोर्स अगर जितना है तो जब इधर जाएगा तो इधर से भी लाने वाला फोर्स उतना ही होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल में उल्टा था, पैरेलल में एक्स सेम होता था, इलोंगेशन सेम होता था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास सेम होता था और फोर्स अलग होता था। यहां एक्स अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास, इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग या कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग जो भी कर रहे हो वो यहां पर डिफरेंट होगा और फोर्स सेम होगा। उल्टा है, याद रखना सीरीज में। तो क्या हो गया यहां पर बेटा, F इजिकल टू माइनस K1x1 और दूसरे में भी F ही होगा माइनस K2x, डिफरेंट और K और फोर्स सेम। यहां से x1 क्या निकल के आ गया, माइनस F बाई K1। यहां से x2 क्या निकल के आ गया बेटा, माइनस F बाई K2। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लो। पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में x सेम होता था, फोर्स अलग होता था। यहां फोर्स सेम होगा, x अलग होगा, उल्टा है। तो कौन अलग है, दोनों का x अलग है तो x1 x2 अलग करके निकाल दिया। अब मान लो टोटल इलोंगेशन, जैसे x और आपने खींचा x1 और एक को x2, तो मान लो टोटल इलोंगेशन x है, x टोटल इलोंगेशन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या x को लिख सकते हैं फिर x1 प्लस x2, ऑब्वियसली। दोनों का मैंने क्या कहा, x अलग होना चाहिए, दोनों का x अलग होना चाहिए। तो मान लो एक का इलोंगेशन x1 है और दूसरे का इलोंगेशन x2 है, तो x अलग होगा, फोर्स सेम होगा। तो हमने फोर्स सेम लिया है, x को अलग किया है। और टोटल मान लो डिस्प्लेसमेंट दोनों का जब आपने खींचा, टोटल मान लो दोनों का टोटल कितना खींचा आपने, x। तो x किसके बराबर होगा बेटा, x1 प्लस x। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब क्या करेंगे, x इजिकल टू, सोचते जाओ, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 दोनों को ऐड करो, कितना आ गया, माइनस F बाई K1 माइनस F बाई K2। तो प्लस करोगे तो बीच में माइनस है, माइनस ही रह जाएगा। क्या कॉमन आ गया दोनों में बेटा, माइनस F कॉमन आ गया, क्या आ गया, 1 अपॉन K1 1 अपॉन K। यहां से x इजिकल टू क्या आ गया, माइनस F, देखते जाओ एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा उधर, K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2। यस, सो नाइस। अब बताओ F इजिकल टू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू x। यस, ये हो गया टोटल स्प्रिंग फोर्स जो पूरे सिस्टम पे काम कर रहा है। अब बताओ, अब आ जाओ इन SHM। SHM में क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, जानते हो अच्छे से, क्या होता है, माइनस K इंटू एक्स। ये K क्या है पता है आपको, फोर्स कांस्टेंट। दोनों को फिर क्या कर देंगे, इक्वेट। तो क्या आ जाएगा, माइनस K इंटू एक्स इजिकल टू माइनस K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू वॉट, एक्स। भैया ये K1 K2 क्या है, वो तो स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये F क्या था, स्प्रिंग फोर्स था जो वापस ला रहा था। टोटल रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, जो टोटल स्प्रिंग फोर्स आएगा उसको इक्वेट कर दो जो SHM में फोर्स होता है, वहां से x x कट गया, K इजिकल टू आ गया K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। अगर समझदार हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन K इजिकल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। आप जरा एक बात गौर करो और गौर करके बताओ, अगर आप एलसीएम लोगे K1 K2, ऊपर K1 प्लस K2, K को उलट दो, देखो वही आ जाएगा ऊपर वाला। इस पर K निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, K1 K2 बाई K1 प्लस K2। कब, जब दोनों स्प्रिंग किसमें हो, सीरीज में हो। ये उसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, बात वही है। ऐसे मैंने क्यों बनाया, जरा क्लास 10th में आ जाओ। क्लास 10th में आपने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, सीरीज ग्रुपिंग एंड
पैरेलल ग्रुपिंग। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे तो टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकालते थे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस, यहां उल्टी कहानी हो गई है। वहां जो फॉर्मूला पैरेलल में होता था वो यहां पे फॉर्मूला सीरीज में है, और वहां सीरीज में रेजिस्टेंस में क्या होता था R1 प्लस R2, वो यहां पैरेलल में आ गया, टोटल के निकाला K1 प्लस K2। तो फॉर्मूला भूल गए पेपर में, तो आप 10th क्लास का फॉर्मूला याद कर लेना ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस वाला। जो वहां सीरीज में चलता था वो यहां पैरेलल में चल रहा है, जो वहां पैरेलल में चलता था वो यहां सीरीज में चल रहा है। दैट इज द व्हाट, दैट इज द व्हाट, दैट इज द व्हाट, सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे पहले वाला क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, एक्स सेम होता है, फोर्स अलग होता है। सीरीज में क्या, फोर्स सेम होता है, एक्स अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। अब बच्चे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ध्यान से पढ़ना। स्प्रिंग मास का ऑसिलेशन थर्ड केस में जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में क्या है बेटा, जरा सुनोगे। यहां पर पॉइंट क्या है, यहां पे मास एक है, अभी भी स्प्रिंग अभी भी दो हैं, लेकिन कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। यहां मास बीच में है और स्प्रिंग साइड में है। यहां पे मास बीच में है और स्प्रिंग साइड में है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले वाला क्या था, सीरीज पैरेलल, इसका कोई नाम नहीं, तो क्या कहोगे। यहां भी दो स्प्रिंग है पर मास बीच में आ गया है। तो यहां पे अगर होशियार हो तो आप बता सकते हो, यहां भी तभी पॉसिबल है ऑसिलेशन। मान लो आपने इधर से इसे एक्स खींचा, चल भाई तू एक्स चल, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट एक्स ही होना चाहिए। क्योंकि अगर इधर मान लो आप 2 सेंटीमीटर खींच रहे हो, इधर 2 सेंटीमीटर ले जा रहे हो, तो इसको भी तो 2 ही सेंटीमीटर आना है, वरना क्या होगा, इधर 2 इधर 1, तो पॉसिबल ही नहीं है। आया आया इतना सा गया, आया उधर ज्यादा चला गया। ऑसिलेशन ऐसे थोड़ी होता है। ऑसिलेशन में अगर ये मीन है तो इधर भी उतना ही जाना है, इधर भी उतना ही जाना है। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे पैरेलल में होता था। पैरेलल में भी क्या होता था, एक्स सेम होना चाहिए, यहां पर भी एक्स सेम होना चाहिए। बस यहां पर भी वही सेम पैरेलल वाली कहानी कि यहां पर भी ऑसिलेशन होने के लिए जो एक्स है, डिस्प्लेसमेंट है दोनों स्प्रिंग में, वो सेम होना चाहिए, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट इलोंगेशन है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, यहां पर एक्स क्या होना चाहिए, सेम। तो एक्स सेम होगा तो मैंने कितनी बार बताया, जो स्प्रिंग फोर्स काम करेगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट, सेम, एकदम सेम। तो F1 इज इक्वल टू कितना, -K1 इंटू एक्स। दूसरे पे स्प्रिंग फोर्स क्या काम करेगा बेटा, -K2 इंटू एक्स। टोटल फोर्स कितना काम करेगा, टोटल दोनों पे मिलाकर 1 प्लस F2, माइनस कॉमन ले लिया, K1 प्लस K2 इंटू कितना, बस सेम। और SHM में क्या होता है, वही बात आ गई, सेम कहानी। SHM में जो फोर्स होता है रीस्टोरिंग, वो किसके बराबर होता है, -KX। और रीस्टोरिंग फोर्स होगा क्या, जो टोटल स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, स्प्रिंग ही फोर्स तो होता है क्या, रीस्टोरिंग फोर्स आते साथ पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में। तो क्या करेंगे फिर अगेन, -KX इज इक्वल टू कितना, -K1 प्लस K2 इंटू क्या, एक्स कट गया, माइनस माइनस कट गया, K इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चे, K1 प्लस K2। मुझे कहने का मतलब ये है, ये तो मैंने बिल्कुल सारी पैरेलल वाली कहानी वापस रिपीट कर दी, बिल्कुल पैरेलल वाला। अब मान लो बोलोगे सर एक क्वेश्चन करा दो, जिसमें मैं बड़ा अच्छा सवाल कराने जा रहा हूं, जरा सुनना, सुनो ध्यान से। एक मिनट, यहां पर क्वेश्चन देखो, MK 2K 4K, 3 स्प्रिंग है मेरे बच्चे, K 2K 4K, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास बीच में है, और पूछा टाइम पीरियड बताओ। इसने पूछा जरा भाई बता दो मेरे को, कोई भी बता दो टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का। तो बोलोगे सर इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से जवाब चाहिए मेरे को, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। सुनो, सबसे पहले इधर का दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, तो पहले इन दोनों का नेट निकाला जाए, K डैश इधर का, तो कितना हो गया बेटा, K प्लस 2K, ये आ गया 3K। अब डायग्राम को दोबारा बना दो वंस अगेन, अब ये हो गया M, इधर का हो गया दोनों मिलाकर कितना, 3K, इधर का कितना है 4K। अब
ये कौन सा केस आ गया, मास बीच में, दोनों स्प्रिंग साइड में, फिर वैसे ही होगा जैसे पैरेलल में होता था। तो आप क्या बोलोगे सर, अब आप क्या बोलोगे सर, अब जो नया फाइनल के होगा वो क्या हो जाएगा, आप समझदार हो, 3k प्लस 4k कितना आ गया बच्चों। अच्छा फिर वही बात आ गई ना, दो के आ रहा है ना, इससे अच्छा जब आपको के पता चली गया, काम करो सीधे टाइम पीरियड में आ जाओ। क्या टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा, t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई, वही केस आ गया ना, k1 प्लस k2 कितना हो गया 3k प्लस 4k, बार बार k क्यों लिखें, आंसर आ गया 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 7। आराम से कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, सिंपल सवाल था, जस्ट वेरी सिंपल। अब किसी ने कहा कि भाई स्प्रिंग मास आपने सीख लिया, अब किसी ने कहा कि मान लो अगर ऐसा सवाल आ जाए, एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, मास लो, लास्ट सवाल है, जबरदस्त सवाल करा दिया मैंने, जबरदस्त से जबरदस्त, इसका के, इसका 2k, इसका भी 2k, इसका भी 2k, चाहिए मेरे को टाइम पीरियड, बोलोगे सर नो ड्रामा, डायरेक्ट करो सॉल्व, ऊपर के दोनों स्प्रिंग किसमें हैं, सीरीज में, तो पहले इनका नेट निकाला जाए, इनका, इन दोनों का नेट निकालो पहले, k डैश मान लो, तो 1 अपॉन k डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस 1 अपॉन कितना 2k, सीरीज में सॉल्व करोगे बेटा, क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना 3k, नीचे कितना आ गया 2k स्क्वायर, 3 बाई क्या आ गया 2k, तो 1 अपॉन k डैश आया ना, उलट दोगे तो k डैश कितना आ गया 2k बाई कितना 3। चलो अब बोलोगे सर इन दोनों का नेट बता देते हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में है तो इनका k डबल डैश मान लो, पैरेलल में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, कितना आ गया सर 4k, यस सर। अब सर ये डायग्राम ऐसे बन सकता है अगर आप चाहो तो, एक स्प्रिंग ऊपर, एक मास, एक स्प्रिंग नीचे, हाँ जी, ऊपर का क्या आ गया था k और 2k का मिलाकर 2k बाई 3, नीचे का क्या आ गया था 4k और ये m, ये तो वैसा ही आ गया, समझ रहे हो ना कैसे, मास बीच में, स्प्रिंग ऊपर नीचे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाई, दोनों को ऐड कर दो 2k बाई 3 प्लस 4k, d इज इक्वल टू 2 पाई, आराम से 3 4 जा 12 14, ऊपर चला गया, आंसर आ गया 3m बाई 14k, फिनिश। मुझे लगता है अब तो समझ में आ गया, सीरीज, पैरेलल, फिर मास बीच में, ये निकालते हैं। अब बच्चे, अब मान लिया, अभी तक आप क्या देख रहे थे कि अब मान लो कुछ ऐसा सवाल मैं दे दूं जिसमें ध्यान से देखना, जिसमें ऐसा हो कि मास 2 हो और स्प्रिंग 1 हो। अब समझो, अब तक क्या देख रहे थे, स्प्रिंग 2 होता था, मास 1 होता था, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मास 2 है और स्प्रिंग 1 है, समझो अच्छे से समझो। अब यहां पे बोलेगा कि भाई जरा बताइए क्या टाइम पीरियड होगा, तो एक बात सोचो, ऑसिलेशन होने के लिए यहां पर सोचने वाली बात है, दोनों पे स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, मास 2 है तो दोनों का देखना पड़ेगा, इसका भी देखना पड़ेगा और इसका भी देखना पड़ेगा, तो इस पे मान लो स्प्रिंग फोर्स काम किया माइनस के एक्स, इस पे भी क्या काम करेगा बेटा माइनस के एक्स, एक्स तो अलग होगा नहीं, स्प्रिंग एक है तो दोनों तरफ से दबाओगे एक ही दबेगा, खींचोगे एक ही खींचेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि एक ज्यादा खींच जाएगा एक ज्यादा दब जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब स्प्रिंग एक है, नेचर एक है, इलास्टिसिटी एक है, तो चाहे कंप्रेस करो चाहे इलोंगेट करो, एक्स एक हो। तो टोटल फोर्स कितना आ गया, टोटल स्प्रिंग फोर्स
तो पूरे सिस्टम में देखना कितना हो गया बेटा, माइनस के एक्स प्लस माइनस के एक्स, मिलाकर कितना आ गया बेटा, माइनस 2kx। हो तो गया। अगर स्प्रिंग को मान लो के ना मानकर हम के डैश मान रहे हैं, के डैश इसलिए मान रहे हैं ना क्योंकि आपको पता है के तो आ जाता है वो एसएचएम में फोर्स कांस्टेंट, अब वहां भी के यहां भी के, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को, आपको भी हो जाएगा। तो यहां स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या मान रहे हैं, के डैश। चलो अब आ जाओ, एसएचएम में क्या होता है फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बताओ बेटा, आप अच्छे से जानते हो क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स, क्या होता है, माइनस के एक्स। इसीलिए मैंने वहां के नहीं लिया था, वरना यहां फिर भी के, वहां पर भी के, कंफ्यूजन, के मतलब क्या के, कौन के, क्यों के, है कि नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो जाता। तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के डैश मान रहे हैं, और चूंकि यहाँ पे हम क्या मानते हैं, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट एसएचएम में। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस 2k डैश एक्स, एक्स एक्स कट गया, के इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2k डैश हो गया। टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई जो भी आ गया है, क्या आ गया है, 2k डैश। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट को k मानोगे तो फिर इसको k डैश मानना, एक को तो अलग मानना पड़ेगा, फोर्स कांस्टेंट हो चाहे स्प्रिंग कांस्टेंट हो, दोनों को k तो मान ही नहीं सकते। तो बेटा अब एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं स्प्रिंग पे, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, एक स्प्रिंग पे क्वेश्चन देखना, बड़ा जबरदस्त सवाल है। क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग है, इससे एक मास अटैच्ड है, ध्यान से देखना प्लीज, और क्या बोल रहा है जरा सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त सवाल है। अब ये क्या बोल रहा है कि इस मास को आप खींच के ले गए, कितना ले गए मैं आपको बता देता हूं, ये जो आप खींच कर ले गए हो ये 10 सेंटीमीटर, मीटर में कितना हो गया 0.1 मीटर, और खींच कर फिर छोड़ दिया, जा भाई खींचा, चल भाई छोड़ दिया जा, तो ये क्या करेगा, आएगा ऑसिलेट, आएगा ऑसिलेट। तो एक बात सुनो, आपने कितना डिस्प्लेस करके छोड़ा है, 10 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना ये इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड होगा। आप किसी भी स्प्रिंग को, मास को जो उससे जुड़ा होता है, जितना भी इलोंगेट करके छोड़ते हो, जितना भी मास को डिस्प्लेस करके छोड़ते हो, वही उस ऑसिलेशन का क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। बोलेगा एक स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करके छोड़ दिया, ऑसिलेशन शुरू हो गया, तो वो 5 सेंटीमीटर क्या है, एम्पलीट्यूड। तो याद रखना ध्यान से, इस बॉडी का मास दे दिया है 5 kg, बस दो चीज गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, मास दिया हुआ है बॉडी का 5 kg, पूछा क्या है, फाइंड, सुनते रहना, वेलोसिटी, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड टोटल एनर्जी, फाइंड टाइम पीरियड। अरे भैया क्या क्या फाइंड करें, यही काम रह गया क्या हम लोगों का, फाइंड फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनो, ये सब चीजें फाइंड करनी है, जरा ध्यान से सुनो, एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, जब वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया था मास में, 5 सेंटीमीटर, इफ मास released after displaced 10 सेंटीमीटर। आप समझे नहीं मेरी बात को, अगर मास को कितना खींच के छोड़ा गया, 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके, तब जब 5 सेंटीमीटर पे जब ये होगा, उस समय आप सब कुछ बताना है। तो सुनो, सबसे पहले आप मेरी बात को सुनो, आप मुझे एक बात का जवाब दो, आप जितना भी किसी भी मास को डिस्प्लेस करके छोड़ते हो इस टॉपिक में, जितना भी डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो, वो क्या हो जाता है, उस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड। तो क्या हो गया एम्पलीट्यूड, 10 सेंटीमीटर, मीटर में कितना हो गया बेटा, 0.1 मीटर। उसके बाद बताओ किस पोजीशन पे निकालना है आपको, 5 सेंटीमीटर, तो जो निकालना है वो है 5 सेंटीमीटर पे, तो मीटर में कितना हो गया बेटा, 0.05 मीटर पे निकालना है, वो तो एम्पलीट्यूड हो गया, इस पोजीशन पे निकालना है। सबसे पहले टाइम पीरियड निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का, याद है आपको, m/k,
और स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे दिया है, टेंशन मत लेना, 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मास आपको पता है, मास की वैल्यू भी गिवन होगी। मास दिया हुआ है 5 kg, मास दिया हुआ तो है 5 kg। अरे बोल नहीं रहे, मास क्या है 5 kg और k कितना है 100। रखो, टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड आ गया तो आप जल्दी से टाइम पीरियड के बाद आप चाहो तो ओमेगा निकाल सकते हो, बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं, 2π/t लो ओमेगा आ गया। टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो 1/t, सब यहां से फट से 1 मिनट में आ गया, 1 सेकंड नहीं लगा। अब बताओ बेटा, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी का, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए आपको पता ही है 0.1 मीटर, जिस डिस्प्लेसमेंट पे पूछा है पता ही है, ओमेगा यहां से निकल ही गया, वेलोसिटी आ जाएगी। फिर आपसे पूछ दिया एक्सेलरेशन बता दो, फॉर्मूला पता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस छोड़ो डायरेक्शन छोड़ो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा भी निकाल चुके हो। और मैंने कहा था कहीं पर भी कैलकुलेशन में पाई स्क्वायर आ जाए तो उसको 10 ले लेते हैं, एक्स कितना रखेंगे 0.5 मीटर। फिर पूछा है आपसे पोटेंशियल एनर्जी, बोलोगे सर फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर आपसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपसे पूछ देगा टोटल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बस सब कुछ निकल जाएगा। तो इस सवाल में क्या ध्यान रखना है, आप स्प्रिंग को या मास को जितना भी डिस्प्लेस करके छोड़ोगे वो उस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होगा, और उसके बाद जिस पोजीशन पे पूछेगा वो एक्स है, निकाल दोगे सब कुछ, फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको। तो मुझे लगता है आज की क्लास में हमने स्प्रिंग और मास के ऑसिलेशन को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से, पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, मुझे पूरी उम्मीद है। तो स्प्रिंग मास ऑसिलेशन में ऐसे क्वेश्चंस, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस सब समझा दिया मैंने। कौन है रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब पढ़ लेना, वीडियो अच्छे से देख लेना, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करते रहना। एग्जाम की तैयारी करो, पेपर आ रहे हैं बच्चे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।